Hello dear students, welcome to Education and All YouTube channel. Today we are going to discuss about carbon. This is the first chapter of science and here we are going to discuss points to remember. What are the important points of this chapter? So let's see. So here we know that carbon, the atomic number of carbon is 6. That means it has total 6 electrons. So C12, here you will find the carbon 12 is used as a standard for atomic weights. You know that we have used we used some already fixed weight, that is your 1 kilogram of some weight box, and we compare this with some goods or whatever we want to measure that one, like your potato, tomato, rice, any substance you want to measure. We compare this with the fixed amount of weight, that is 1 kilogram, 2 kilogram. We have divided gram into several grams. So in this way we also use to measure other elements. So while measuring or weighing other elements, we used to compare carbon 12 with the others, and this carbon 12 is used as standard for atomic weights. Okay, so dear students, our class is based on bilingual method, इंग्लिश टू हिंदी. तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कार्बन 12 है इसको स्टैंडर्ड यानी कि मानक के रूप में लिया गया है. हम लोग क्या करते हैं, किसी का वजन अगर नापना है, कितना वजन है वो निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड नंबर दिया हुआ रहता है, एक वेट बॉक्स जिसे कहते हैं हम लोग. इसमें 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम उसका फिक्स्ड रहता है. उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. चाहे हम लोग पोटैटो का मेजरमेंट निकालें या फिर वेट निकालें, या फिर टोमेटो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका राइस हो गया, सॉल्ट हो गया, या फिर आयरन हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वो कितना वेट के साथ बराबर हो रहा है. फिर यहाँ पे जो हम लोग नंबर दिए रहते हैं उसका वो हो गया आपका वेट. तो उसी तरह एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कार्बन 12 यूज होता है. हम लोग एलोट्रॉपी या आइसोटोप्स पढ़े हैं, तो ये कार्बन 12 है एक, इसको आप लोग याद किए रहना. कार्बन 12 को क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक वेट्स. ओके, एटॉमिक वेट के लिए इसको स्टैंडर्ड लिया जाता है. अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. पॉइंट नंबर 2 क्या कहा यहाँ पे, कार्बन 14, मैंने कहा था एलोट्रॉपी दिखाता है ये, अलग अलग इसके आइसोटोप्स हैं. कार्बन 12 एक हो गया. अब यहाँ पे C14 जो है, finds C14 finds use as a radioactive tracer. ओके, रेडियोएक्टिव ट्रेसर, ट्रेसर यानी कि क्या है, जो आपको ढूंढने में मदद करे, ट्रेस करने में मदद करता है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये हम लोग हर क्लास में पढ़ेंगे. रेडियो एक्टिव क्या है, बस आपको यहाँ पे यही समझ रखना है कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर के लिए C14 को यूज किया जाता है. कार्बन 12 C12 का क्या यूज है, स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक वेट्स. ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या कहा यहाँ पे, डायमंड एंड ग्राफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड अकर नेचुरली. तो यहाँ पे आपको पूछेगा गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल कार्बन, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो डायमंड का, और ये हो गया आपका ग्राफाइट का. तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि डायमंड और ग्राफाइट में क्या डिफरेंस है. ये इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ऐसे हैं बहुत सारे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, वी हैव सीन दैट नेचुरली अकरिंग कार्बन्स एग्जाम्पल, डायमंड एंड ग्राफाइट आर टू नेचुरल कार्बन. नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन शोज ए कोवेलेंसी ऑफ 4. यस, ये हमने आपको बताया था. कोवेलेंसी क्या है, all the elements tries to satisfy 8 number of electrons or fill their orbitals of outer orbitals. तो जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर होता है, हर एलिमेंट क्या करता है, अपने बाहर में इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पाने का कोशिश करता है. तो हम लोग पढ़े हैं एनर्जी लेवल अलग अलग जो है, के, एल, एम, एन. उसी तरह कार्बन का जो रहता है, फर्स्ट सेल में 2 रहते हैं, सेकेंड में क्या होता है, अब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो 4 होना चाहिए. तो इसे और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर सके, इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा सके अपने नजदीक.
तो इसको और 4 चाहिए, 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ पे इसके बाहर में कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया सेटिस्फाइड। तो इसे 4 जरूरत है, तो ये 4 हो गया उसका कोवैलेंसी। ओके, तो कार्बन कैन कंबाइन विथ 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका, ये हाइड्रोजन का एक होता है तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करके CH4 फॉर्म करता है। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हुआ कि नहीं, कोवैलेंसी 4। ठीक है, इसके बारे में हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी आप क्लास 8 के हिसाब से देखोगे। ग्राफाइट एंड डायमंड आर प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ओके, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो कि दाना दाना ऐसे उसका बैठ जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। तो क्रिस्टलाइन का ऑपोजिट क्या है स्टूडेंट्स? क्रिस्टलाइन का ऑपोजिट होता है एमोर्फस। तो एमोर्फस हम लोग अदर कंपाउंड में देखेंगे, कार्बन के जो अदर कंपाउंड्स हैं एमोर्फस होते हैं, और ये जो ग्राफाइट और डायमंड है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। Coke is a form of amorphous carbon and is used as a smokeless fuel and to make water gas। देखिए हमने आपसे कहा था क्रिस्टलाइन, ये दाना दाना ऐसे बैठ जाता है, और जो दाना दाना बैठ नहीं पाता, जैसे ये शुगर है इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल एमोर्फस का हो गया आपका पाउडर। ये पूरा खुरदुरा ही रहता, पूरा एकदम पॉलिश टाइप का एकदम हो जाता है, ये होता है एमोर्फस। तो इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका कोक का, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल ऑल्सो। तो कोक को किस लिए, क्या के लिए यूज किया जाता है? स्मोकलेस, यानी कि इससे धुआं ही नहीं निकलता, यानी कि बेस्ट फ्यूल है ये, स्मोकलेस फ्यूल, एंड टू मेक वाटर गैस, वाटर वेपर बनाने के लिए, वाटर को गर्म करने के लिए कोक को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि ये हम लोग बड़े ना, ये वाला जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम को यूज किया जाता है टू रोटेट द प्रोपेलर ऑफ द मोटर। मोटर मीन्स योर डायनामाइट या फिर आपका जेनरेटर जो भी बोलोगे, डायनामो। तो कोक का इस्तेमाल हम लोग देख लिए, स्मोकलेस फ्यूल के लिए यूज किया जाता है ताकि पानी जो हो गर्म हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, कोक एंड कोल टार आर प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब ये प्रोसेस क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि कोयला का एक उत्पाद है ये कोक। इसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे इसको बर्न किया जाता है, क्या फॉर्म करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। बस अभी यही समझे रहो, कोक एंड कोल टार आर प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का ही प्रोडक्ट है, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of coal tar produces asphalt, that is pitch and creosote। अब ये देखो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट का नाम लिया गया है, क्रियोसोल एंड asphalt। और एक है ए वुड प्रिजर्वेटिव, ये होता है ये वुड प्रिजर्वेटिव, लकड़ी को काफी लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, उसका बढ़िया से लकड़ी का सेहत बनाए रखने के लिए इसको यूज किया जाता है। दो नाम आया यहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। कोल टार का प्रोडक्ट्स ये सब, एक हो गया asphalt जिसे हम लोग पीच भी कहते हैं, और एक है आपका क्रियोसोल, ये लकड़ी को संरक्षित करने में मदद करते हैं, सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ए लस्टरस कोल कॉल्ड एंथ्रासाइट इज द प्रेफर्ड डोमेस्टिक फ्यूल। घर में यूज किए जाने वाले जो कोल है वो होता है एंथ्रासाइट, इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कोल। हमने अभी अभी डिस्कशन किया, जो कोक होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, वो स्मोकलेस है, ये ज्यादातर इंडस्ट्री में इनका डिमांड ज्यादा रहता है वाटर को गर्म करने के लिए। अब यहाँ पे जो घरेलू उपयोग के लिए डोमेस्टिक फ्यूल के हिसाब से, घरेलू ईंधन के हिसाब से एंथ्रासाइट को यूज किया जाता है, लस्टरस कोल। ओके, नेक्स्ट है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ये जीके क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड? डायमंड। डायमंड से और हार्ड है ही नहीं कुछ, डायमंड को ग्लास कटिंग के लिए भी यूज किया जाता है।
डायमंड हैज ए मोस हार्डनेस ऑफ 10, ये उसका मेजरमेंट है हार्डनेस का। तो मोस ये उसका इकाई है। मोस हार्डनेस ऑफ 10 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़े हैं लाइट चैप्टर में। वन मीडियम से अनदर मीडियम पास करने में जो उसका एंगल चेंज होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका कंपैरिजन तो हम लोग देखेंगे उसको साइंस में डिटेल देखेंगे लाइट में। तो हमें यहाँ पे याद रखना है डायमंड का जो हार्डनेस है वो 10 है, मोस्ट हार्डनेस ऑफ 10, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। ओके। सिंथेटिक ग्राफाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एंथ्रासाइट कार्बन। अभी हमने देखा यहाँ पे एंथ्रासाइट को घर पे घरेलू उपयोग के लिए मतलब उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये कहा सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियली उसको रिमेकिंग करके, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करके उसको सिंथेटिक कहा जाता है। ग्राफाइट, सिंथेटिक ग्राफाइट यानी कि आर्टिफिशियल ग्राफाइट को कैसे बनाया जाता है? एंथ्रासाइट को गर्म करके, वो भी कितने डिग्री में? 2500 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इसको गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिकल फर्नेस से, यानी कि यहाँ पे हीट एनर्जी कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिलता है। कितना डिग्री में उसको गर्म करेंगे? 2500 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सिंथेटिक ग्राफाइट। ओके, सिंथेटिक का मतलब अभी आपको हम समझाए, ये मेन मेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन ब्लैक is a fine carbon powder which is obtained by burning of hydrocarbons in insufficient air and is used as a pigment and a filler, for example rubber। अब रबर जो है वो कार्बन का भी प्रोडक्ट है। देखिए कार्बन का कितना ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, इसका कार्टिनेशन और इसका जो कोवेलेंसन है यही उसके लिए रीजन है, इतना सारा वो लोग कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला ये पॉइंट, कार्बन ब्लैक जो काला कोयला होता है, कार्बन ब्लैक इज ए फाइन कार्बन पाउडर। ओके, मतलब शुद्ध कार्बन का पाउडर है वो, व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि कार्बन का एक प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन। उसको अगर हम लोग अनसफिशिएंट एयर में, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड कर देंगे तो वहां पे कुछ पिगमेंट यानी कि कुछ मिलने वाला है, और वो पिगमेंट एंड इज यूज्ड एज ए पिगमेंट, सॉरी, जो हमें मिलता है ना कार्बन पाउडर, वो पिगमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। और एक फिलर है, कहीं कहीं पे मतलब भरने के लिए, जैसे रबर को हम लोग पैकिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उसका यूज है। पिगमेंट यानी कि कुछ सब्सटेंस मिलता है वहां पे, ब्लैक पिगमेंट। तो ठीक है, पिगमेंट और फिलर के हिसाब से यूज किया जाता है कार्बन ब्लैक को, जो कि एक फाइन कार्बन पाउडर है। नेक्स्ट, charcoal is a solid porous high carbon product which is obtained by what? Obtained by heating wood in the absence of air। वहां पे हम लोग कार्बन ब्लैक देखे, अब यहाँ पे चारकोल बोला है। चारकोल क्या है? ये छेदा वाला है, पोरस यानी कि बहुत सारे छेदे होते हैं, उसमें छेदा होता है, होल होता है जिसमें एयर पास हो सके। सॉलिड पोरस, सॉलिड होते हुए भी वो पोरस है। हाई कार्बन प्रोडक्ट यानी कि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है कार्बन के प्रोडक्ट के हिसाब से। व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वुड को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। ऑफन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर, और ये चारकोल को गन पाउडर के हिसाब से भी यूज किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए गन पाउडर के। क्लियर हो गया? चारकोल को किससे बनाया जाता है? लकड़ी से, एब्सेंस ऑफ एयर में, और ये गन पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चारकोल, वुड का चारकोल इज यूज्ड इन ग्लास मास्क टू एब्जर्व पॉइजनस गैसेस इन एयर। सॉरी, मैंने ग्लास बोल दिया, गैस मास्क। ये चारकोल देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया काम आता है। चारकोल जो है, वुड चारकोल, अभी हमने देखा वुड से बनाया जाता है, इज यूज्ड इन गैस मास्क। गैस मास्क, मास्क यानी कि मुखौटा, गैस से बचने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं गैस मास्क, टू एब्जर्व पॉइजनस गैसेस इन एयर। हवा में जो जहरीले गैस है उनको एब्जर्व करने के लिए चारकोल को यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी जनरल नॉलेज था। बोन चारकोल इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वुड चारकोल
वुड का हीटिंग से होता है, बोन चारकोल बोन के हीटिंग से होता है। इट कंटेन्स अबाउट 10% कार्बन, 10% कार्बन होता है इसमें। इट इज यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस का रंग को, जो कलर को हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है, डीकलराइजिंग एजेंट है ये। रॉ शुगर इज डीकलराइज्ड टू व्हाइट शुगर बाय बोन चारकोल। देखिए हम लोग जो शुगर यूज करते हैं ना, रॉ शुगर में थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाता है, उसको डिकलराइज करने के लिए, व्हाइट शुगर बनाने के लिए बोन चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये वाला आपको एक टिप्स मिल गया। शुगर इतना व्हाइट क्यों दिखता है, क्योंकि उसे बोन शुगर से वॉश किया गया रहता है। डिकलराइज टू व्हाइट शुगर बाय बोन चारकोल। ओके, कोक, कोल, चारकोल एंड कार्बन आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ये सब तो हायर क्लास में देखेंगे। मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन कंपाउंड है, और जो कार्बन से लैप्स हो जाते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक। कोक, कोल, चारकोल एंड कार्बन आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। भले ही नेचर उनका ऐसा है, लेकिन वो लोग बने हुए कार्बन से हैं। ठीक है, हायर क्लास में ज्यादा देखेंगे इसको। कार्बन फॉर्म्स वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स एज सच इज यूनिक एमंग एलिमेंट्स। बहुत ज्यादा संख्या में इसके कंपाउंड्स मिलते हैं। हम लोग अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं वो कार्बन है, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे आपका मेडिसिन हो, चाहे आपका ऑयल हो, कुछ भी वहां पे आप देख रहे हो ना इधर उधर, सब मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं। C14, carbon 14 is continuously formed in the atmosphere by cosmic ray bombardment and is used in radiocarbon dating. C12 देखे थे हम लोग, उसको एटॉमिक वेट के लिए यूज किया जाता था। फिर हम लोग किसको देखे, C12 के बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे, एक मिनट में आपको रिवर्स करके बता देता हूँ। ओके, C14 देखे थे। C14 को क्या किया जाता था, रेडियो एक्टिव ट्रेसर के लिए यूज किया जाता था। तो अब वापस चलते हैं वहां पे। C14 वहीं से अलग नहीं है। C14 को रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें आई होप एज ऑफ द प्लांट्स, एज ऑफ द सब्सटेंस इसमें डिटेक्ट करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। कंटिन्यूसली फॉर्म्ड इन द एटमोस्फेयर बाय कॉस्मिक रे बॉम्बार्डमेंट। ये अपने आप प्रकृति से बनता है, ये कॉस्मिक रे के एक दूसरे से टकराने पर ये फॉर्म होता है और कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इज ऑफन यूज टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग। आसमान में बादल बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए, बारिश करवाने के लिए। किसको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंजूरियस टू हेल्थ, और ये इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ फ्यूल से होता है। जो हम लोग का फ्यूल यूज करते हैं, मोटरसाइकिल, कार, इसमें वो अगर ठीक से नहीं जल पाया, ठीक से यूज नहीं हो पाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। उसका सिंबल होता है कार्बन एंड मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन। Fossils are organic compound of animals and plants which have remained preserved in rocks. फॉसिल फ्यूल कहते हैं, आप लोग सुने होंगे। तो ये क्या होता है, मिट्टी के नीचे दबे हुए पत्थरों के बीच ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनका बॉडी है, वो डिकम्पोज होकर इसमें फॉर्म हो जाता है, फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इनको फॉसिल कहा जाता है। रिमेन्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, पत्थरों के बीच में एकदम सुरक्षित के हिसाब से यहाँ पे रहता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इतना था कार्बन के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसी तरह और वीडियो लेके आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।